राइट। पिछली क्लासेस में जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे दैट वाज वर्क एनर्जी पावर, इसमें से मेजरली सारी चीजें डिस्कस हो गई थी एक्सेप्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्विकली शुरू के कुछ 10-15 मिनट में सोर्सेज ऑफ एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है इसको डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। विल बी मूविंग ऑन टू थर्मल फिजिक्स व्हिच विल बी द नेक्स्ट सेक्शन आफ्टर द इनिशियल पहला वाला सेक्शन व्हिच वाज मैकेनिक्स। तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एनर्जी कहाँ कहाँ से हासिल की जा सकती है। मेजरली दो सेपरेट क्लासिफिकेशंस हैं। एक को कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरी है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। पेपर में डायरेक्टली ये क्वेश्चंस आते हैं, हमसे पूछते हैं बताएं रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है। आई एम श्योर एट दिस स्टेज आप सबको इसके बारे में पता होगा, इसलिए टेक अ कपल ऑफ मिनट्स, राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अपने तौर पे इनकी डेफिनेशन लिखें, मैं भी लिख रहा हूँ आप भी लिखें जी। यस प्लीज प्लीज श्योर। एनर्जी सोर्सेज which can be replenished after used. They never run out. Whereas non-renewable के लिए लिखेंगे हम energy sources that may run out eventually due to excessive use. जो लफ्ज रिन्यू है इसको डिफाइन करने के लिए डेफिनेशन में हम रिन्यू का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी हैव टू फाइंड आउट डिफरेंट फ्रेजिंग जिससे सेम आइडिया कन्वे होता हो। रिन्यूएबल सोर्सेज की कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, बताइएगा। जाहिर है तुझे तो सोलर याद होने ना। अच्छा, सोलर एनर्जी, फिर बायोमास, फिर न्यूक्लियर, ओके, फिर हाइड्रो पावर और जियोथर्मल, विंड, टाइडल। टाइडल, टाइड्स और वेव्स दो अलग बात है। कैसे? अच्छा ठीक है, ओके। वेव्स आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ टाइड्स। आपको पता है टाइड्स क्या होते हैं? हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स क्या होते हैं? एनलाइटन मी प्लीज। मून pulls water towards itself, जहां जहां मून जाता है वहां वहां पर जो पानी है that gets pulled upwards, बिल्कुल ठीक है। और फिर जब क्योंकि मून की ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो अर्थ का पानी अपनी तरफ खींच ले, थोड़ी सी अट्रैक्शन के बाद इवेंचुअली द वाटर फॉल्स डाउन। जब रात होती है वाटर लेवल राइजेस इन द एरिया जहां मून मौजूद, जहां मून क्लोजेस्ट है। और फिर जब सुबह हो जाती है मून थोड़ा सा दूर हो जाता है, द वाटर लेवल गोज डाउन। सो बेसिकली पानी या water, it gains some gravitational potential energy that can further be used to produce electricity। लिख लिया हमने। नॉन रिन्यूएबल की तरफ आते हैं जी, बताइए। कोल, ऑयल या गैस, इन तीनों को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं जी। अभी इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, बिल्कुल। यहाँ पर एक बात हमने लिखी है जी, न्यूक्लियर दैट इज इंक्लूडेड इन द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। असूलन इट शुड बी नॉन रिन्यूएबल। व्हाई? व्हाई? हाँ अच्छा, सीन ये है
जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है दैट इज प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। अब अभी तक आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा जिसमें आपको पता हो रेडियो एक्टिव क्या होता है। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ, इट माइट हेल्प यू। रेडियो एक्टिव का मतलब होता है अनस्टेबल न्यूक्लियाई विच ब्रेक डाउन न्यूक्लियस। जब ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं, तो उनके अंदर से एनर्जी निकलती, उस एनर्जी को हम अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स, क्योंकि ये आपने अभी तक पढ़ा नहीं है तो आपको पता नहीं होगा। इमेजिन करें मेरे पास एक सैंपल है यूरेनियम का। यूरेनियम एक तरह का रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है। इसके पास इस सैंपल के अंदर लेट से बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद हैं। 1000 न्यूक्लियस हैं, चलो ओके। दीज 1000 न्यूक्लियस, इनमें से इन सब ने एक एक करके ब्रेक डाउन होते रहना है। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये 1000 न्यूक्लियाई ब्रेक डाउन होके 500 न्यूक्लियाई रह जाएंगे। अब यूरेनियम के लिए वो टाइम, जिस टाइम में आधे न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो जाएं, दैट इज वेरी लार्ज। वो टाइम बहुत बड़ा है। तकरीबन मैं ऐसे अपने पास से एस्टिमेट करके बता देता हूँ, 1 × 10⁶ शायद इससे भी ज्यादा हो। यानी कि इतने ज्यादा साल लगेंगे यूरेनियम के एक सैंपल को जिसमें 1000 न्यूक्लियाई हैं ब्रेक डाउन होके 500 रह जाने के लिए। अब जितने ये साल यहाँ लिखे हुए हैं, इतने साल तो इंसानों को भी नहीं हुए दुनिया दुनिया में रहते हुए। सो क्योंकि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका ये टाइम, जिसको हाफ लाइफ कहते हैं ना, ये बहुत बड़ा होता है। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका ये हाफ लाइफ वाला टाइम थोड़ा सा होता है। सो यूजली जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं उनमें यूरेनियम या पोलोनियम इस्तेमाल होता है जिनकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा होती है। यानी वो कई सालों तक, सदियों तक हमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट इज वाई जो न्यूक्लियर पावर होती है, that it is a little gray area if it is renewable or non-renewable. Technically, it should be non-renewable, but it takes a lot of time for the nuclear energy to decrease to non-zero, to almost zero. That is why we often categorize it in the renewable energy sources. आपको पता है कोल, ऑयल और गैस दुनिया में कब से इस्तेमाल हो रहे हैं? ऑयल 1867 में डिस्कवर हुआ था, यानी तकरीबन ऐसे 150 साल हुए तेल को इस्तेमाल होते हुए। अभी आप सुन रहे होंगे कि 2040 तक, 2050 तक फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएगा। हमारे पास इतना फॉसिल फ्यूल था ही नहीं कि वो 150-200 साल भी चले, जबकि न्यूक्लियर एनर्जी कई सेंचुरीज तक एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। सही है। तो टेक्निकली न्यूक्लियर एनर्जी शुड बी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, बट बिकॉज इट कैन प्रोवाइड फॉर वेरी लॉन्ग, तो हम उसको कैटेगराइज कर लेते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में। जरा मुझे बताइएगा सोलर, इफ दैट इज रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल? नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल, I can provide you justification that it is non-renewable. How? The sun will eventually die. हर स्टार का एक लाइफ साइकिल होता है, चाहे वो बहुत लंबा ही क्यों ना हो। आपको कैसे पता? हदीस आई थी। यार तू तैयारी कर, टाइम थोड़ा है। Eventually, it depends on how large a scale of time that you are considering. उस हिसाब से फिर आप एनर्जी सोर्सेज को रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट। रिन्यूएबल, यार छोड़ दे यार, चुप हो जा। अच्छा, मैंने आपके लिए एक डॉक्यूमेंट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जिसमें मैंने डिटेल से इन चीजों को मेंशन कर दिया है। ये सारे एनर्जी सोर्सेज कैसे काम करते हैं, इनसे कौन सी एनर्जी हासिल की जा सकती है,
इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है। तो दे आर जस्ट थियोरेटिकल छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। आई वुड वांट यू टू गो थ्रू दैट। आई डोंट वांट टू सिट हियर एंड स्टेट एवरीथिंग ऑल ओवर अगेन, बिकॉज आसान आसान बातें हैं, तो आई कैन अज्यूम कि शायद वो आप खुद ही पढ़ लेंगे। जो इस हफ्ते आपका टेस्ट होगा उसके लिए आप पढ़ के आएंगे। पढ़ के, हाँ जी, इंशाल्लाह होगा। तो आपकी इजाजत से हम यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट स्टार्ट करते हैं, दैट्स गोइंग टू बी थर्मल फिजिक्स। इज दैट ओके? जी जी, थर्मल फिजिक्स ये पूरा एक सेक्शन है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी, उनका तस्करा शुरू करते हैं जी आज। सबसे पहले वी हैव टू टॉक अबाउट स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, हाँ जी, ये बंदा, ये चीज। ओके, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, ये तो वो तीन हैं जो आपके सिलेबस में है। ऐसे ही आपकी मालूमात के लिए अर्ज कर देते हैं कि दो और हैं। आपने सुना है कभी? सुना होगा। दो स्टेट्स ऑफ मैटर और हैं, प्लाज्मा और, अच्छा ऐसे ही बता रहा हूँ, भूल जाना थोड़ी देर बाद। लिटरली ये नाम है उस स्टेट ऑफ मैटर का, बोस आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट। ये बोस एक इंडियन साइंटिस्ट था। अच्छा, छोड़े। सॉलिड, लिक्विड, गैस, हम छोटे बेबीज हैं, हम छोटे काम करेंगे सिर्फ अभी तक। बड़े होके फिर बड़ी चीजों की बात करेंगे। सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस, दीज आर द स्टेट्स ऑफ मैटर। अच्छा जरा बताएं, मैटर क्या होता है? मैटर, चुप कर रहे यार, अब तेरी आवाज 5 मिनट तक नहीं आनी चाहिए, चुप करके बैठना तुम्हें। एनीवन फ्रॉम द लेडीज प्लीज हेल्प मी डिफाइन मैटर। एनीथिंग दैट हैज mass and occupies volume, space. Okay. Solid, liquids and gases, जी। फ्लैट सर्फेसिस का तो फिर, फ्लैट सर्फेसिस टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, दुनिया में कुछ है ही नहीं ऐसा। एवरीथिंग इज थ्री डायमेंशनल। थिंक अबाउट समथिंग दैट इज टू डायमेंशनल, टेल मी। गत्ते के पीस की थिकनेस नहीं होती, पेपर की थिकनेस नहीं होती, होती है। वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके स्केल के मुताबिक नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन है तो सही। और एटम, एटम एक थ्री डायमेंशनल स्फीयर इमेजिन करते हैं हम। एयर किस चीज से बनी है? एयर की वही वॉल्यूम होगी जिस कंटेनर की बात की जा रही है। इफ यू टॉकिंग अबाउट द एयर इनसाइड दिस रूम, तो एयर की वही वॉल्यूम होगी जो इस रूम की वॉल्यूम है, अगर अज्यूमिंग के और बाकी चीजें नहीं है। जब आप एक पेपर की शीट को देखते हैं ना, तो उस पेपर की शीट की एक पतली सी थिकनेस होती है। अब आप अगर अपने साइज से कंपेयर करेंगे तो वो बहुत छोटी होगी, लेकिन है तो सही। पेपर की थिकनेस की मेजरमेंट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? फटे मुंह। क्यों? पहला चैप्टर पढ़ाया मैंने जी। हाँ क्या? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज मैंने इस्तेमाल करना भी सिखाया था। अच्छा अच्छा, ठीक, तब पैदा हुआ था तू। अच्छा, चलो वापस आते हैं जरा स्टेट्स ऑफ मैटर पे। सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। सॉलिड्स कैन कन्वर्ट इनटू लिक्विड्स एंड लिक्विड्स कैन कन्वर्ट इनटू गैसेस। सॉलिड से लिक्विड की कन्वर्जन वाले प्रोसेस को क्या कहते हैं? यार कोई इलाज, जो चीज परेशान करती है उसको ऑपरेशन करा ले। सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। नहीं, बुरा तो नहीं माना, तो मान ले, मेरा क्या पोट लेगा तू? लिक्विड्स टू गैसेस, लिक्विड्स टू गैसेस इज ओके, इवेपोरेशन या फिर बॉइलिंग।
बॉइलिंग शुड बी द मोर अप्रोप्रिएट आंसर। तो होती तो है ना। होता क्या है? मैंने पूछा है डिफरेंसेस? नहीं पूछा, मैंने कहा उस प्रोसेस के नाम बता दें। लिख दें। फिलहाल तो अभी सिर्फ कॉल चुप कर जाए। गैसेस टू लिक्विड्स। गैसेस टू लिक्विड्स एक प्रोसेस है जिसको कंडेंसेशन कहते हैं। लिक्विड्स टू सॉलिड्स। अब बोलना। गलत याद किया मैंने। अच्छा जी। गैसेस टू सॉलिड भी एक प्रोसेस होता है, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉलिड टू कस्टम। ऊंचा बोल दे रहा, सबको बता। सबको बता देना। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगे चलते हैं। हमने ये देखना है कि सॉलिड देखने में कैसा होता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। लिक्विड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं और गैसेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। आपके लिए यहाँ पर पार्टिकल डायग्राम बना रहा हूं। पार्टिकल डायग्राम्स ये इंडिकेट करती हैं कि सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस में पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड हैं। जी। अर्ज करें सॉलिड के लिए। ये वाला बंदा। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, दे विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। सॉलिड के पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अच्छा, मैं जब ओ लेवल में था ना, मैं ये समझता था कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे ना, वो सारे एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। सॉलिड के पार्टिकल्स के दरमियान में भी गैप्स मौजूद होते हैं, लेकिन वो गैप्स इतने कम होते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेस, दैट दोज गैप्स आर नेग्लिजिबल। ठीक है। इन रियल लाइफ देयर आर डिस्टेंसेस बिटवीन एटम, बट क्वालिटेटिवली अगर बाकियों से कंपेयर करके देखें तो सॉलिड में जो गैप्स हैं वो ना होने के बराबर होते हैं। लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड्स के पार्टिकल्स देखते हैं, उनके दरमियान डिस्टेंसेस रिलेटिवली ज्यादा होते हैं और डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है। डिसऑर्डर्ड मतलब कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं। किस पे? क्यों? ये गैस गैस के दरमियान डिस्टेंसेस लिक्विड से बहुत ज्यादा होते हैं। ये गैस, ये लिक्विड ऐसा ही दिखाया जाएगा और कैसे दिखाया जाएगा? इस तरह करके। मुझे नहीं समझ आ रही, बट मुझे जरा बाद में दिखाना। मुझे बताना बाद में। ये ठीक है जो मैंने बनाई। ये ठीक है जो मैंने बनाया ना, इससे आपको नंबर मिलने चाहिए। जरा इनकी जनरल प्रॉपर्टीज लिखेंगे। हो सकता है आपको समझने में गलती होगी ना। जी। जरा इनकी प्रॉपर्टीज सोच के बताएंगे। सॉलिड्स की एक फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। और सॉलिड की और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? नहीं। नॉन कॉम्प्रेसिबल, ओके। नॉन कॉम्प्रेसिबल एंड वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्सेस। इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर दोनों ठीक होंगे। जी। और क्या प्रॉपर्टी हो सकती है सॉलिड की? पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट their fixed positions. Do not translate। यहाँ ये लफ्ज जो ट्रांसलेट का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना।
पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़कर कहीं और नहीं जाते, अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं लेकिन वाइब्रेट करते रहते हैं। लिक्विड, ये हमारी मदद करेगा हसन जी। नो फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी जितनी स्पेस उन्होंने ऑक्यूपाई की हुई है वो फिक्स्ड रहती है। ऐसा नहीं है कि लिक्विड्स बगैर किसी वजह के उनकी वॉल्यूम ज्यादा हो जाए। ऐसा होता तो कितना मजा आता। अब एक ग्लास पानी का लेते, थोड़ा सा पानी पीते वो फिर से फिल हो जाता, और पानी पीते वो फिर से फिल हो जाता। जितनी उसकी फिक्स वॉल्यूम है उतना ही रहता है, वॉल्यूम बढ़ नहीं सकती जी। दूसरे जग से पानी उसमें डालिएगा। अच्छा, अच्छा बताओ कैसे। कैसे उस नेग्लिजिबल कॉम्प्रेशन, ठीक है आप सही कह रहे हैं। नेग्लिजिबल कॉम्प्रेशन यानी लिक्विड्स को कॉम्प्रेस जरूर किया जा सकता है लेकिन बहुत थोड़ा सा, इतना कि हम उसको इग्नोर करते हैं उस कंप्रेसिबिलिटी को। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे कमेंट करते हैं जी जरा। फोर्सेस आर वीकर एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड्स के कंपैरिजन में वो फोर्सेस वीकर होती हैं, लेकिन अगर गैस से कंपेयर करेंगे तो वो स्ट्रॉन्गर होंगी। नंबर 4, पार्टिकल्स वाइब्रेट एंड layers of particles slide over each other, जिसकी वजह से लिक्विड्स का जो फ्लोइंग मोशन है वो ऑब्जर्व किया जाता है। लिक्विड्स कैन जनरली फ्लो। गैसेस जी, गैसेस की ना तो फिक्स्ड शेप होती है ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम है। नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम। नंबर 2, हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस को हाईली कंप्रेस किया जा सकता है। कंप्रेस का क्या मतलब है जी? दबाना। कंप्रेस का मतलब होता है डिक्रीजिंग द इंटर एटॉमिक या मॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स। किसी फोर्स की वजह से जो डिस्टेंसेस हैं एटम्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान, उन डिस्टेंसेस को कम करें, इस प्रोसेस को कंप्रेशन कहते हैं, या कंप्रेसिबिलिटी उनकी इज द एबिलिटी ऑफ गैसेस टू डिक्रीज देयर डिस्टेंस बिकॉज ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीकेस्ट होती हैं। वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस होंगी दे विल बी द वीकेस्ट। इसमें पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव, वाइब्रेट भी करते हैं और ट्रांसलेट भी करते हैं। गैसेस के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट भी करते हैं और ट्रांसलेट भी करते हैं। ये सब हमें याद होनी चाहिए, एक एक दो दो प्रॉपर्टीज हमसे लिखने को पूछी जाती हैं जी। अर्ज, गैस की वॉल्यूम होती है जितनी भी, जिस कंटेनर में गैस होगी ना वो वॉल्यूम होगी। अगर मैं उस कंटेनर को खोल के किसी बड़े कंटेनर में खोल दूंगा गैस को, तो इसका मतलब है वो गैस विल स्प्रेड आउट एंड टेक अप द एंटायर शेप ऑफ दैट कंटेनर, वॉल्यूम उतनी हो जाएगी। नो फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम नहीं, फिक्स लिखा है। फिक्स का मतलब है एक जितनी नहीं रहती, चेंज हो सकती। वॉल्यूम तो है, तीनों की है।
जी। हाँ। हाँ। हुआ ये है कि जब तक वो लिक्विड रहेगा तब तक उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। वो जो उसकी वॉल्यूम में चेंज आया ना, वो असल में लिक्विड की वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, वो तो गैस में कन्वर्ट हो गया ना। तो गैस की तो डिफरेंट वॉल्यूम्स हो सकती हैं। अगर मास कांस्टेंट रहे तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहनी चाहिए। दैट्स द पॉइंट। आपने जो लिक्विड बचा हुआ देखा, वो असल में लिक्विड की अमाउंट कम हुई है, वॉल्यूम कम नहीं हुई। नहीं। हाँ। 30 पे आ गया वॉल्यूम। मास भी कम हो गया, वॉल्यूम भी कम हो गई। लेकिन हुआ क्या इस तरह, जब तक वो लिक्विड था, जो 40 सेंटीमीटर क्यूब का फर्क आया ना, वो अभी लिक्विड नहीं है, यानी उस लिक्विड बॉडी में शामिल नहीं है, वो तो अब गैस में कन्वर्ट हो चुका है। मास कम हो गया इसलिए वॉल्यूम कम हुई। ऐसा नहीं हुआ कि उतना ही, एक 1 किलोग्राम लिक्विड था, वो अभी भी 1 किलोग्राम ही है, ऐसा नहीं हुआ। ओके। नहीं। एक मेजरिंग सिलेंडर है बेटा। ये जो सारी प्रॉपर्टीज में लिखे ना, ये एक सिंगल सैंपल के लिए लिखी। उस सैंपल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहे, मास सेम रहे, तब वॉल्यूम सेम रहे। लिक्विड अगर इवेपोरेट कर जाए तो मास भी तो चेंज हो गया ना, यानी लिक्विड की अमाउंट, वॉल्यूम कम हुई क्योंकि अमाउंट कम हो गया। ठीक है। चलो जल्दी से जरा आगे बात करते हैं। हाउ डज गैस अप्लाई प्रेशर ऑन द walls of the container? Very popular question. How does gas apply pressure on the walls of the container? जी, करते हैं बात। 3 मार्क्स के लिए हम क्या लिखेंगे इसमें, पहले आइडेंटिफाई करके दिखाएं, शाबाश। सोचे 3 नंबर के लिए क्या क्या लिखना चाहिए आपको। 3 नंबर के लिए 3 बातें लिखनी होंगी। 3 क्या बातें हैं? पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, सॉरी, पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, क्योंकि गैसेस की बात कर रही है ना, आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। ये जो वर्डिंग यूज कर रहा हूँ ये बहुत जरूरी है, मार्किंग स्कीम में एग्जामिनर ने ये वर्डिंग यूज की हुई है। इस कांस्टेंट रैंडम मोशन को हम ब्राउनियन मोशन कहते हैं। मैं भी आपके लिए डिस्कस करूंगा ब्राउनियन मोशन क्या होता है। पार्टिकल्स कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मेरे साथ साथ लिख लें बेशक, लिखेंगे तो याद होगा, ये वही नहीं उतरेगी पेपर के वक्त। एंड अप्लाई अ फोर्स ऑन द वॉल्स। अगर फोर्स अप्लाई हो रही है तो फिर प्रेशर कैसे अप्लाई होगा? प्रेशर इज क्रिएटेड एज फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन एरिया। 3 नंबरों के लिए ये 3 बातें अहम है, ये आपके जवाब में होनी ही चाहिए। पहला है कांस्टेंट रैंडम मोशन, कोलाइड विद द वॉल एंड अप्लाई अ फोर्स। और तीसरी बात, फोर्स अप्लाइड इज ऑन एन एरिया। जल्दी से जरा यहाँ बात कर लेते हैं ब्राउनियन मोशन की।
एनीवन? डेफिनेशन ब्राउनियन मोशन सुनी भी आप सबने है ये बातें, लेकिन शायद याद ना आ रहे हो या शर्म आ रही हो बोलते हुए। अभी मैंने ऊपर बताया यार ब्राउनियन मोशन क्या होता है। कांस्टेंट, रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ फ्लूइड। फ्लूइड में लिक्विड्स भी आते हैं और गैसेस भी आती हैं। आई अंडरस्टैंड बोरिंग है, लेकिन क्या करें, सिलेबस का हिस्सा है तो पढ़ना तो है हमने। हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि गैस के या लिक्विड के पार्टिकल्स किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। वी कैन प्रिडिक्ट दैट। अगर आप कहें राइट की तरफ जा रहा है एंड इट डिसाइड्स टू गो टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो दैट सिंपली मींस इट्स द प्रोसेस इज अनप्रिडिक्टेबल। इमेजिन करें कि ये आपके पास एक कंटेनर है, इसमें इस पार्टिकल की हम बात करते हैं। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ, आपसे कहते हैं मार्क करके दिखाएं कि इस पार्टिकल की मूवमेंट कैसी होगी। दिस इज अ गैस कंटेनर और उसमें एक पार्टिकल मौजूद है, तो ये पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहा होगा। तो आप किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसकी मोशन दिखा सकते हैं। ले जी, ये जो मैंने यहाँ बना कर दिखाया है, ये इसकी मूवमेंट था। किसी भी तो और हो सकता है कोई दूसरे पार्टिकल की बात करें तो वो ऐसा इस ट्रैक पे मूव ना कर रहा हो। ठीक। हाँ, बताने लगा हूं मैं। जी, इस तरह का मोशन क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि ये पार्टिकल मूव करते हुए यहां तक गया था और यहाँ पर कोई और पार्टिकल पहले से मौजूद था। उसके साथ कोलिजन की वजह से दिस पार्टिकल चेंज इट्स कोर्स। फिर यहाँ एक और कोई और किसी और पार्टिकल से कोलिजन हुई, जिसकी वजह से उसका रास्ता इस तरफ हो गया। ये जो इसका मूवमेंट थी ना, ये हमने एक्सपेरिमेंट के जरिए ऑब्जर्व की। जैसे स्मोक होता है, आप स्मोक को देख के प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसके पार्टिकल्स किधर जा रहे होंगे, हालांकि वो विजुअली आप उसे देख सकते हैं, ऑब्जर्वेबल है, लेकिन उसकी मोशन प्रिडिक्टेबल नहीं है। तो उसके पीछे हमें रीजनिंग बनानी पड़ी कि ये पार्टिकल इस तरफ क्यों जा रहा है। हो सकता है वहां कोई चीज और मौजूद हो जिससे कोलाइड करके इस तरफ गया हो। यहाँ पर कोई और पार्टिकल था जिससे कोलिजन हुई, जिससे इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया। यहाँ एक और पार्टिकल था जिससे कोलिजन हुई तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो गया। अब कोलिजन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो आप ए लेवल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ना पढ़िएगा। अभी फिलहाल ये समझ लें दैट दिस रैंडम मोशन इज ड्यू टू random motion is due to collisions with other particles। इसको ऑब्जर्व करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र भी अक्सर कर लेते हैं। एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में एक वुडन स्प्लिंट मौजूद है, लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा मौजूद है, जिसको हमने आग लगाई थी, उसके बाद उसको बुझा दिया था, तो उसमें से स्मोक निकल रहा है। इसको एक विंडो या टॉर्च के जरिए इल्यूमिनेट करते हैं। लाइट, इसके ऊपर माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप रखते हैं। यहां से इसकी जो छत है ये ट्रांसपेरेंट थी। जब इस माइक्रोस्कोप से आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि ये जो पार्टिकल्स होंगे स्मोक के, उनकी मूवमेंट बिल्कुल इस तरह की होगी जैसा मैंने ऊपर बनाकर दिखाया है। दैट्स बिकॉज smoke particles collide with air particles in the container, collide with air particles in the container।
इसके अलावा एक एग्जाम्पल और भी है। आप एक बीकर में पानी डालें और उसमें इंक डाल दें, तो जो इंक की मूवमेंट होगी दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ब्राउनियन। दैट मीन्स यू वोंट बी एबल टू प्रिडिक्ट कि वो किस तरफ मूव करेंगे इंक के पार्टिकल्स। दे विल बी कोलाइडिंग विद द मूवमेंट्स ऑफ द वाटर पार्टिकल्स एंड इट विल इवेंचुअली स्प्रेड आउट। ये कितना बोरिंग हो गया। बात करते हैं, जो क्वेश्चन आपको मैंने पीछे दिखाया था, इस क्वेश्चन की एक वेरिएशन का जिक्र करेंगे और बस फिर आज के लिए आखिरी बात होगी है। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम हाउ डज अ गैस अप्लाई प्रेशर। चलो भाई, 3 नंबर के लिए अटेम्प्ट करें जरा। जो जो लोग समझते हैं कि हम बड़े साइंसदान है ना, लिख के दिखाएं जरा। शाबाश। आखिरी 3 मिनट में तुमने मुझे बताया पेन नहीं है तुम्हारे पास। अब तो मैं किसी से मांग के भी नहीं दूंगा तुम्हें। पेपर में आई नहीं ये सारी चीजें, ये पढ़े ना पढ़े आपकी मर्जी है। पेपर में आ जाएगा इंशाल्लाह, और आपको नहीं आता हो। इस टेस्ट में तेरे गंदे नंबर आए ना, कसम मैं तेरी बड़ी बेइज्जती कर। बहुत। यस। वर्क एनर्जी पावर। आसान सा टेस्ट बनाऊंगा ताकि थोड़ी सी आपकी इज्जत रह जाए। डेट आपको बता देंगे जी, फ्राइडे को है कि सैटरडे को है। वर्क एनर्जी पावर टेस्ट। तो बहुत मुश्किल का टेस्ट बना रहे, 30 मार्क्स। हाँ जी। वो भी है होगी, हाँ। अब दुआ कर रहे होंगे सर जाएं और वापस ना आए। ये भी दुआ करी वापस ना आए वाली। इस पे भी तुमने हाँ क्यों बोला है? ऐसे थोड़ा, वो बहुत करीब आ रहा है बार बार। मुझे भी सुना बाद में। मुझे भी बड़ा शौक है सुनने का। लो भी 3 नंबर के लिए 3 बातें क्या लिखेंगे जी, जरा लिख के तो दिखाएं। आसान सा नहीं है ये। इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स। जी। सोलर वाले भाई, क्या क्या होगा इसका आंसर? कम ज्यादा की बात कहां से आ गई? मैंने तो पूछा है प्रेशर कैसे अप्लाई होगा, मोमेंटम की टर्म्स में एक्सप्लेन कर दें। या अल्लाह, इनको चुक लें। इज टू गुड फॉर दिस वर्ल्ड। मैथ्स और वेलोसिटी चेंज होते रहते हैं, मैथ्स तो चेंज ही नहीं होता। ओके, लेट्स सी। 3 मार्क्स के लिए हम तीन क्या बातें लिखेंगे? हम लिखेंगे पार्टिकल्स ऑफ गैस आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। 1 नंबर जो पहले वाला है वो तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पिछले क्वेश्चन में था। दूसरे मार्क के लिए हम लिखेंगे व्हेन पार्टिकल कोलाइड्स विद द वॉल द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल चेंजेस। 1 मिनट। चेंजेस एज डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंजेस। मैं जरा समझाने की कोशिश करता हूं आपको, देखिएगा। इमेजिन करें ये अगर एक वॉल है, दीवार है, और ये एक बॉल है, बॉल। इसका एक मास है और एक वेलोसिटी है। वेलोसिटी इज टुवर्ड्स द राइट, है ना, राइट की तरफ है ना। जब बॉल इससे टकरा जाती है और टकराने के बाद वापस आती है, वही वाली बॉल है, लेकिन अब वो वापस आ रही है। पहले उसकी वेलोसिटी राइट की तरफ थी,
अब उसकी वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ है, वेलोसिटी में तब्दीली आई, इसलिए मैं बार बार वर्ड वेलोसिटी इस्तेमाल कर रहा हूँ, स्पीड नहीं कह रहा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड चेंज हो। एक तरह की कोलिजन होती है जिसको कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। अब एक कोलिजन अगर राइट साइड की तरफ पार्टिकल जा रहा है और टकरा के वापस लेफ्ट की तरफ आ रहा है विद द सेम वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में तब्दीली पैदा हुई है, अमाउंट का चेंज होना जरूरी नहीं हो। तो वेलोसिटी की जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है, आपको याद है मोमेंटम होता है मैस इनटू वेलोसिटी, है ना? अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो मोमेंटम की भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो यही बात तो हमने यहाँ लिखी है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल चेंजेस। जरा मुझे बताइएगा कि इस पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, ये जो मैंने यहाँ डिस्कस किया। इसको मैं थोड़ा अलग करके बना देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये पार्टिकल राइट की तरफ जा रहा था, टकराने के बाद यही पार्टिकल अब लेफ्ट की तरफ आ रहा है विद द वेलोसिटी नेगेटिव की। बताइए कितना मोमेंटम चेंज होगा? जीरो। अगर इतना आसान होता तो मैं क्यों पूछता। पहली बात तो ये कि मुझे बताएं मोमेंटम पता है क्या होता है? मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। और मोमेंटम चेंज कैसे निकलेगा? बाद वाले मोमेंटम और पहले वाले मोमेंटम को सब्ट्रैक्ट कर दें तो चेंज आ जाएगा। करें जरा। चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस द इनिशियल मोमेंटम। करके देखें क्या जीरो आता है? नहीं, माइनस। ये जो फाइनल मोमेंटम है ये निकालने के लिए मास को नेगेटिव v से मल्टीप्लाई करते हैं। एक ये माइनस साइन यहाँ मौजूद है, एक ये इनिशियल मोमेंटम के लिए मास इनटू वेलोसिटी करेंगे, आंसर आएगा माइनस एम वी माइनस एम वी। क्या ये जीरो है? नेगेटिव टू एम वी। दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम तो है, जीरो नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहां लिखा था कि जब एक पार्टिकल दीवार से टकराता है तो उसके मोमेंटम में तब्दीली पैदा होती है। तो इससे प्रेशर का क्या लेना देना है? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया होता है, एंड फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। डू यू रिमेम्बर दिस? आप इसमें लिखेंगे व्हेन चेंज ऑफ मोमेंटम अकर्स, a force gets exerted on the area of the walls, hence pressure is applied। ये वो तीसरी बात है जो आपको इस जवाब के लिए लिखनी चाहिए। जब पार्टिकल दीवार से टकराता है तो उसके मोमेंटम में तब्दीली पैदा होती है। ये जो मैंने ऊपर लिखी ना, ये दो बातें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं दोनों फॉर्मूलाज, इसलिए मैंने जल्दी से ये स्टेट किया था। चेंज इन मोमेंटम कॉजेज अ फोर्स टू बी क्रिएटेड एंड फोर्स कॉजेज अ प्रेशर। अपनी डिस्कशन को आज के लिए यहीं तक रुकते हैं। आई एम स्टिल हियर। अगर मेरी कोई बात आपको नहीं समझ आई, यू कैन कम अप टू मी एंड टॉक टू मी। Thank you very much for joining me here.